नमस्ते सब लोगों को, मेरा चैनल को स्वागत है। इस वीडियो में मैं नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण का रिकवरी के बारे में बोल रहा हूँ। आप सबको पता है नी जॉइंट जो घुटना जो घिस जाता है, इस टाइप का जो कार्टिलेज खराब होके इस टाइप का हो जाता है। जब कार्टिलेज का खराब हो गया, वो स्टेज 4 है या स्टेज 3 में चला गया, तब उसको हम नी रिप्लेसमेंट के जरिए सर्जरी करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट बोलने से ऐसे आर्टिफिशियल जॉइंट को हम डाल के नी में फिक्स कर देते हैं। ये जो आर्टिफिशियल जॉइंट को हम कन्वेंशनल या रोबोटिक माध्यम से सर्जरी करते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी कन्वेंशनल भी हो या रोबोटिक भी हो, सर्जरी करने के बाद रिकवरी कैसे होता है और कितना दिन में कैसे चलते हैं, उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। और जो सर्जरी का एक दिन पहले हम हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, तो उस दिन क्या होता है, जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियक प्रॉब्लम है, पहले को कुछ स्टेंट डाला होगा, कुछ ऐसा हार्ट का रिलेटेड प्रोसीजर किया होगा या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब लोग जो ज़्यादातर 85% 90% ऑफ द जो लोग इस सर्जरी कर रहे हैं वो 60 इयर्स का ऊपर रहते हैं। तो इसलिए सबको हम ये टेस्ट करना ज़रूरी है। कार्डियक फिटनेस, फिजिशियन फिटनेस और बहुत लोगों को पल्मोनोलॉजी फिटनेस, जो लंग्स का प्रॉब्लम रहेगा, जो कुछ लोग स्मोकर्स भी रहेंगे, कुछ लोगों को पहले से अस्थमा रहेगा, ये सब प्रॉब्लम का टेस्ट अब एक दिन पहले होगा। और एक दिन में उनको हम जो भी डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी का मेडिसिन और कार्डियक का मेडिसिन या थायराइड का जो भी हो, हम जो स्पेशलिस्ट के साथ हम डिस्कस करके हम फिटनेस लेते हैं सर्जरी के लिए। जो अगला दिन सर्जरी रहेगा, यूजुअली 1 से 1.5 घंटे का सर्जरी है। और सर्जरी के बाद में हम एक दिन आईसीयू में एडमिट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और कभी कभी हम वार्ड में भी डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो हॉस्पिटल का कैसे प्रोटोकॉल है, वो जिस हॉस्पिटल में वो करा रहा है उसका क्या जो प्रैक्टिस है। कब उनको एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखते हैं, वो हमको ठीक लगता है। अगर वैसा प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा है, एक दिन ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा। अगला दिन से हम उनको चलाने के लिए बोल देंगे, वॉकर के सहारे वो चलेंगे। जो फ्रेम रहता है वॉकर, उसके सहारे हम चलाएंगे। सर्जरी का जो ड्रेसिंग जो है, ऑपरेशन का ड्रेसिंग, उस दिन चेंज करते हैं हम अगला दिन, और चेंज करके वॉकर के सहारे चलाएंगे। और नी बेंडिंग जो स्ट्रेट रहने से हम ऐसा 90 डिग्री तक बेंड कर सकता है। जैसे एल शेप हो गया तो 90 डिग्री और स्ट्रेट रखना। और नी जॉइंट जो घुटना को स्ट्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नी जॉइंट को बेंड रखना नहीं चाहिए, सीधा रखना चाहिए। और नी जॉइंट को सीधा रखना चाहिए। और उनको नी जॉइंट को ड्रेसिंग चेंज करने के बाद कुछ लोगों को थाई में या काफ में या ये लेग का सराउंड में ब्रूज, जैसे काला काला जैसे ब्लड क्लॉट का टाइप दिखता है, वो कॉमन है, कुछ लोगों को दिखता है। क्योंकि ब्लड थिनर भी हम देते हैं, अगला दिन से ब्लड थिनर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करने का टाइम बॉडी में ब्लड क्लॉट होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। इसलिए हम हर मेजर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर में ब्लड थिनर देना ज़रूरी है। और वॉकर के सहारे खुद से टॉयलेट जा सकता है। पूरा वजन जो ऑपरेशन हुआ है उस पैर में पूरा वजन दे सकता है, पूरा वजन दे के वॉकर में चलना। और वार्ड में जिस हॉस्पिटल में रहेंगे, वार्ड में चल सकता है। और एक दिन के बाद स्टेयर क्लाइंबिंग भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और ड्रेसिंग चेंज हुआ रहेगा, स्टेयर क्लाइंबिंग प्रैक्टिस हुआ रहेगा, टॉयलेट खुद से चालू रहेगा, खुद से जा सकता है। और उनको कमोड में टॉयलेट करना होगा और इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करना होगा, वो हम पहले भी बताए रहेंगे। और सर्जरी के बाद में वो खुद से वो जा सकता है। 3 से 4 दिन में हम डिस्चार्ज करेंगे। 3 से 4 दिन के बाद वो जब घर जाएंगे, तब फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में घर रहेगा तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकता है।
और ड्रेसिंग को ऊपर पानी डालना मना है, पानी नहीं डालना चाहिए। इवन दो वो वाटर प्रूफ रहेगा तो हम हमारे पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि पानी मत डालो, प्लास्टिक वगैरह या कोई पॉलीथीन कवर करके स्पंज बाथ कर सकता है, और या तो उस टाइप का नहाने से, पानी उधर नहीं गिरने से जो इन्फेक्शन होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक 3 डोज दे के स्टॉप कर सकता है। रिस्क जो पेशेंट्स है उनको 3 से 5 दिन तक हम टैबलेट्स दे के डिस्चार्ज करेंगे। जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक वो इंजेक्शन रहेगा, घर जाने के बाद टैबलेट रहेगा। वैसे ही ब्लड थिनर्स भी जब तक हॉस्पिटल में रहेगा वो तब तक इंजेक्शन में रहेगा, घर जाएंगे 15 से 20 दिन तक टैबलेट लेना पड़ेगा। एक तो ब्लड थिनर है और एक पेन मेडिसिन है और एक एंटीबायोटिक है। यही मेडिसिन उनको देंगे। और स्टार्टिंग मतलब ऑपरेशन हुआ है उससे 20 दिन तक, 15-20 दिन तक उनका एपेटाइट कम रहता है, थोड़ा प्रोटीन फूड्स लेना पड़ता है और नींद भी कम रहता है। कुछ लोगों को हम शाम को उनका नींद का भी दवाई देंगे, और लेकिन उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका डिपेंडेंसी होना नहीं चाहिए। इसलिए हम उनको यही बोलते हैं कि जब नींद नहीं आए तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना करें। तो 15 से 20 दिन तक हम दे सकते हैं। जब हम घर जाएंगे 4 to 5 डेज वॉकर के सहारे चलेंगे, खुद से टॉयलेट जा सकता है, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, और लेट के नी का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये घुटना का फ्रंट मसल्स, जो थाई का मसल्स है, जो आगे का मसल्स है, उनको स्ट्रेंथ कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, टाइट करना, ताकि नी स्ट्रेट हो। घुटना बेंड रहने से घुटना का जो मसल का पावर है कम रहता है और चलने का ताकत भी कम हो जाता है। इसलिए जो फ्रंट मसल, जो थाई मसल्स, उनको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रखना, रिलैक्स रखना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना करते रहने से नी का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और चलने का भी आसान हो जाता है, खुद से चलने का भी आसान हो जाता है। वॉकर को छोड़ने का टाइम मसल स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। और 10 मिनट 15 मिनट खड़ा होकर कुछ भी कुछ छोटा मोटा काम कर सकता है, और कुकिंग भी स्टार्ट कर सकता है 15 दिन 20 दिन में, लेकिन ज़्यादा देर खड़ा होने का उनको नहीं होता है। और 15 दिन का टाइम मतलब डिस्चार्ज होने का 5 से 8 दिन का टाइम में एक ड्रेसिंग करना रहेगा। आपको आपका डॉक्टर के पास मिल जाना होगा, या तो आपका डॉक्टर का या हॉस्पिटल से कोई भी आदमी आके ड्रेसिंग भी अगर आपके घर में करने से आपको और आसान रहेगा। और 15 दिन के बाद या 3rd वीक में ज़्यादातर लोग वॉकर को डिसकंटिन्यू करेंगे, खुद से चलने लगेंगे, खुद से स्टेयर क्लाइंबिंग रहेगा, खुद से या रेलिंग्स को पकड़ के रेसिप्रोकल स्टेयर क्लाइंबिंग बोलते हैं, वो भी कर सकता है। 15 to 18 डेज मतलब 15 to 18 3rd वीक स्टार्ट होने के टाइम स्टिचेस को निकालना रहेगा। आपका डॉक्टर के पास आप विजिट करने से स्टिचेस निकाल के एक बार बेंडिंग स्ट्रेटनिंग कैसा है, नी का मूवमेंट कैसा है, चेक हो जाएगा। यूजुअली 1 महीने तक फिजियोथेरेपी करना अच्छा रहेगा। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट को अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपका रिमोट प्लेस में घर है, हॉस्पिटल को से डिस्चार्ज होने का टाइम जो चार्ट्स दिया रहेगा एक्सरसाइज का चार्ट्स को घर में प्रैक्टिस करने से, वही एक्सरसाइज को करने से रेगुलरली आपका नी मूवमेंट, नी स्ट्रेंथनिंग भी रहेगा। और बीच बीच में फिजियोथेरेपिस्ट को आप एक बार दिखा सकते हैं, या तो आपको डॉक्टर को दिखाने के टाइम आपको पता चलेगा कि क्या कमी है, क्या उसको हम इम्प्रूव कर सकता है। नी का जो बेंडिंग है 100-120 डिग्री तक अगर बेंडिंग आसान से आ रहा है और स्ट्रेंथनिंग भी हो रहा है, तो आपको यही इसमें ये पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस अच्छा है। इसका साथ साथ आपका देख के फिजियोथेरेपिस्ट को आप पूछ सकता है, और गेट जो प्रैक्टिस मतलब चलने का प्रैक्टिस, जो ऐसा वैडलिंग जो करते रहेंगे सर्जरी का पहले, उसको कैसे अवॉइड करना, स्ट्रेंथनिंग कैसे करना, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा, या तो वो एक्सरसाइज चार्ट्स भी देख के आप कर सकता है। तीसरा, और स्टेशनरी पेडल, एक्सरसाइज पेडल, हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज पेडल रखो, ताकि एक्सरसाइज पेडल कहीं भी आप बैठे हैं, या तो सोफा में, चेयर में,
बाहर कहीं भी आप रहे उधर आप बैठ के एक्सरसाइज को कर सकता है पेडल के साथ, और नी का रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव हो जाता है और जो स्टिफनेस है वो कम हो जाता है। हर पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो नी जॉइंट फ्री हो जाता है, छोड़ने से नी जॉइंट में स्टिफनेस लगता है। जब तक वो एक्सरसाइज करते रहेंगे वो नी जॉइंट फ्री हो जाता है, ताकि वो मसल्स भी फ्री हो जाता है और जॉइंट भी फ्री हो जाता है। हमको रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए एक ही रास्ता है, वो हम एक्सरसाइज करते रहना और नी जॉइंट को मूव करते रहना, बेंड करते रहना। ये करने से नी जॉइंट का रिकवरी भी जल्दी हो जाता है, चलने का आसान भी हो जाता है और जल्दी भी आप दूर दूर तक चल सकते हो। और 1 महीने के बाद आपको खड़ा होके लॉन्ग टर्म कुकिंग भी कर सकता है विदाउट सपोर्ट, और बाहर जाके पार्क में अभी आप वॉक कर सकते हो। 1.5 to 2 months में हम हमारा पेशेंट्स को बोलते हैं कि मोपेड टाइप 2 व्हीलर, बाइक टाइप नहीं, मोपेड टाइप, जैसे एक्टिवा है, एक्सेस है, इस टाइप का 2 व्हीलर को आप खुद से चला सकते हो और 4 व्हीलर भी आप चला सकते हो 1.5 to 2 months में। और इतना तक आपको ज़्यादा ये जो सर्जरी का पेन और सर्जरी का स्वेलिंग, सूजन और स्टिफनेस सब कम हुआ रहेगा, आप नॉर्मल फील करते रहेंगे। तो इसका बाद में ये जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज और मसल स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूवमेंट जो आपका ही हाथ में है, आप कैसा करेंगे उतना वो नी जॉइंट फ्री रहेगा। मुझे लगता है मैं जो भी ज़रूरी है वो सब मैं बता दिया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल दीजिए आपको क्या ज़रूरी है, इसमें क्या जानना है, उसका हिसाब से मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।